हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारी चालू है फार्मा की आंसर राइटिंग सीरीज और पिछले वीडियो में हमने कवर किया था डायूरेटिक्स। तो आज हम देखने वाले हैं सिंपैथोलाइटिक्स। तो सिंपैथोलाइटिक्स चालू करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के लिए क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे सबसे पहले उसे हम चार इसमें क्लासिफाई कर देंगे। तो सिंपैथोलाइटिक्स तो उसी को हम सिंपैथेटिक इनहिबिटर बोलते हैं। तो सिंपैथेटिक इनहिबिटर को हम चार इसमें क्लासिफाई करेंगे। किसमें? अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स और अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर। तो हम अल्फा ब्लॉकर को कैसे याद कर सकते हैं? तो अल्फा ब्लॉकर में जो भी अपना जोसिन आ रहा है, जोसिन, ओके, तो जितना भी जोसिन है तो उससे हम याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ऐसे करके याद कर सकते हैं। बीटा ब्लॉकर का तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, जितने भी लोल आते हैं, ठीक है, लोल आते हैं, तो वो लोल से हम बीटा ब्लॉकर याद कर सकते हैं। तो उसमें क्या है? प्रोपेरानोलोल, मेटाप्रोलोल और भी एग्जाम्पल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देन सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स में क्या याद कर सकते हैं? क्लोनिडिन। और अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर में क्या याद कर सकते हैं? लैबेटोलॉल। ठीक है, देन अभी हम उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद करनी है। तो बेसिक क्या है कि अपना जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, बेसिक में अपना जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, तो याद करो कि ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ाता है। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है? अपना ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो अभी हम इसमें से जो भी इम्पोर्टेंट है वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं? तो एक चीज़ याद करो कि जो अपने बीटा ब्लॉकर है, तो बीटा ब्लॉकर जो बीटा रिसेप्टर रहते हैं वो एक तो हार्ट पे रहेंगे और किडनी पे रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? हार्ट और किडनी पे। ठीक है, मतलब बाकी ये जो रिसेप्टर है, मैं आगे आपको बहुत सारे मतलब अल्फा रिसेप्टर भी बताने वाला हूँ, लेकिन ये जो रिसेप्टर है वो बाकी चीज़ों पे भी प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन अभी हम सीवीएस का टॉपिक देख रहे हैं, तो हम मेनली जो भी इन्वॉल्व है ऑर्गन्स वो ही देखेंगे। ठीक है, तो ये याद करो आप कि जो बीटा रिसेप्टर जो बीटा है वो एक हार्ट पे रहता है और दूसरा बीटा कहाँ पे रहता है? एक किडनी पे रहता है। मतलब आप ये रट लो। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम बीपी कैसे बढ़ाता है, पहले ये देखते हैं। तो ये जो बीटा रिसेप्टर हार्ट पे और किडनी पे प्रेजेंट है, तो अपनी जो सिंपैथेटिक सिस्टम रहती है वो क्या करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस से वो अपना जो नर्व डिस्चार्ज है वो कराएगी। ठीक है, वो कराने से क्या करती है? वो हार्ट पे आएगा और वो बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। तो वो हार्ट पे क्या करता है? वो हार्ट रेट बढ़ा देता है, जो अपना हार्ट का कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो बढ़ा देता है, कार्डियक आउटपुट रहता है वो भी बढ़ा देता है, और इन तीनों चीज़ों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, मतलब सिंपैथेटिक सिस्टम से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, देन किडनी पे भी क्या करता है? किडनी पे भी बीटा 1 रिसेप्टर रहता है और वो सिंपैथेटिक सिस्टम जो रहती है वो किडनी पे एक्ट करेगी, बीटा रिसेप्टर पे एक्ट करेगी। देन क्या करेगी? रेनिन का रिलीज जो भी है वो बढ़ा देगी, और वो बढ़ने से वजह से क्या होगा? हमने देखा कि रास मैकेनिज्म में हमने देखा कि रेनिन रिलीज की वजह से क्या होता है? वो जो अपना सोडियम और वाटर का रिटेंशन रहता है वो क्या करता है? वो बढ़ जाता है। सोडियम वाटर रिटेंशन क्या करता है? ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, तो जो अपनी सिंपैथोलाइटिक्स जो है वो क्या करते हैं? वो इधर सिंपैथोलाइटिक्स क्या करेंगे? इधर इनहिबिट कर देंगे। उसकी वजह से क्या करेगा? ब्लड प्रेशर हमें कम करना है, इस वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम का हमें अपोजिट में काम करना है, इस वजह से हमें सिंपैथोलाइटिक्स देने हैं। ठीक है, तो अभी बीटा ब्लॉकर क्या है? बीटा ब्लॉकर अपना सिंपैथोलाइटिक और हम उसे सिंपैथेटिक इनहिबिटर भी बोल सकते हैं। तो बीटा ब्लॉकर क्या करेंगे? बीटा ब्लॉकर ये जो अपना हार्ट का जो बीटा 1 रिसेप्टर है उसको इनहिबिट कर देगा।
दूसरा क्या करेगा, वो जो किडनी है, किडनी के अंदर जो भी बीटा 1 रिसेप्टर है उसको भी इनहिबिट कर देगा। उसके वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हार्ट पे अगर इनहिबिट कर दिया तो हार्ट पे क्या करेगा, हार्ट रेट कम कर देगा। दूसरा क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम करेगा। तीसरा क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट को कम करेगा। और इन तीनों चीज़ों की वजह से अपना ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है। देन किडनी में भी वो जो अपना बीटा रिसेप्टर है वो बीटा रिसेप्टर को इनहिबिट कर देगा, और वो इनहिबिशन की वजह से अपना रेनिन रिलीज कम होगा, और रेनिन अगर कम रिलीज हुआ तो अपना ब्लड प्रेशर अल्टीमेटली कम हो जाएगा। ठीक है। देन अभी हम ये अगर समझा होगा तो अभी हम अगला अल्फ़ा ब्लॉकर देखते हैं। तो अल्फ़ा ब्लॉकर, ओके, तो अल्फ़ा ब्लॉकर में मैं आपको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है। तो अल्फ़ा ब्लॉकर में क्या होता है, अल्फ़ा ब्लॉकर को हम दो इसमें डिवाइड कर रहे हैं। एक रहता है अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव और दूसरा रहता है नॉन सिलेक्टिव। मतलब वो एक अल्फ़ा ब्लॉकर में दो रिसेप्टर है, ऐसा याद करो, एक अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2। ठीक है। तो जो अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव रहते हैं वो अल्फ़ा 1 को ही ब्लॉक करेंगे, और जो नॉन सिलेक्टिव रहते हैं वो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों को ब्लॉक कर देंगे। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ समझाता हूँ। तो देखो, जो अपना अल्फ़ा 1 रहता है ना, वो याद करो कि अल्फ़ा 1 प्रेजेंट रहता है अपना ब्लड वेसल पे। कहाँ पे, ब्लड वेसल पे प्रेजेंट रहेगा। ब्लड वेसल की जो भी वैस्कुलर स्मूथ मसल्स रहती है वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। तो अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर में हम याद कर सकते हैं प्राजोसिन और टेराजोसिन। ठीक है। तो ये अल्फ़ा 1 रिसेप्टर ब्लड वेसल पे है। तो अगर अल्फ़ा 1 ब्लॉक हो गया, अल्फ़ा 1 अगर ब्लॉक हो गया तो क्या होता है, अल्फ़ा 1 अगर ब्लॉक हो गया तो वैजोडाइलेशन होता है, और दूसरा वैजोडाइलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है। मतलब नॉर्मली क्या रहता है, नॉर्मली अपने सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से वहाँ पे वो अल्फ़ा, मतलब जो अपनी सिंपैथेटिक सिस्टम है, ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर पे ऐड करती है, और वो क्या कराती है, वो वैजो कंस्ट्रिक्शन कराती है। और वो वैजो कंस्ट्रिक्शन के करने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ रहा था पहले, मतलब नॉर्मली। ठीक है। लेकिन हमने क्या दिया, अल्फ़ा ब्लॉकर दिया, और वो अल्फ़ा ब्लॉकर में से भी कौन सा दिया, अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव, मतलब जो सिर्फ अल्फ़ा 1 पे ही एक्ट करेगा। ठीक है। तो अगर वो वैजो कंस्ट्रिक्शन नहीं कराएगा, अभी क्या कराता है वो, अगर ब्लॉक कर दिया, वैजो कंस्ट्रिक्शन नहीं कराएगा तो क्या करेगा, वैजो डायलेशन करेगा। तो वैजो डायलेशन अगर करेगा, वैजो डायलेशन करेगा, मतलब क्या करेगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ है अगर कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी, डायलेट होगी, तो उसमें से ब्लड प्रेशर कम होगा। ठीक है। ये जो टैकीकार्डिया है मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो अभी हम देखते हैं नॉन सिलेक्टिव, मतलब वो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों पे काम करता है। ये समझाने के पहले मैं आपको दूसरी चीज़ समझाता हूँ। देखो, पहले ये याद करो कि दो चीज़ें बनाता हूँ। एक ये है अपना प्री साइनेप्टिक वेसल, प्री साइनेप्टिक, और ये दूसरा, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, ओके, ये अपना पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। तो आपको ये याद करना है कि अल्फ़ा 1 जो रहता है वो, ये रिसेप्टर वो पोस्ट साइनेप्टिक पे प्रेजेंट रहेगा, और जो अपना अल्फ़ा 2 रहता है वो रहता है अपना प्री साइनेप्टिक पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है। तो नॉर्मली क्या रहता है, अपना जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, अपने ये जो अंदर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर रहता है, मान लो अगर हमने ये जो है वो नॉर एड्रेनालिन है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, वो मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो वो कैल्शियम को अंदर लाता है, फिर वो जो वेसाइकल्स रहता है उसको बर्स्ट करता है, फिर वो बाहर जाता है, फिर वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाता है। ये अपने को पता है, मतलब हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ी है, अगर आपने पढ़ी है तो आपको ये याद रहेगा। ठीक है। तो हमें सिर्फ ये याद करना है कि अल्फ़ा 1 जो रहता है वो पोस्ट साइनेप्टिक पे रहता है, और अल्फ़ा 2 रहता है वो जो प्री साइनेप्टिक पे रहता है। तो अल्फ़ा
ये जो अल्फ़ा 2 रहता है वो एक काम करता है। क्या काम करता है? ये जो नॉर एड्रेनालिन है बराबर, ये बाहर पे रिलीज़ होगा और ये अल्फ़ा 1 को स्टिमुलेट करेगा, ये जो अपना न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो अगर मान लो अपना बॉडी का मैकेनिज्म क्या रहता है, मान लो अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर एड्रेनालिन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट रहते हैं, तो अपना ये जो अल्फ़ा 2 पे क्या जाता है, अपना फीडबैक मैकेनिज़्म जाता है। फीडबैक मैकेनिज़्म जाता है कि भाई यहाँ पे नॉर एड्रेनालिन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, क्या करो, कम कर दो। तो नॉर एड्रेनालिन कम कराने का काम ये अल्फ़ा 2 करता है, ठीक है। इतना समझा। अभी मैं आपको दूसरा चीज़ बताता हूँ। तो देखो जो नॉन सिलेक्टिव है, मतलब क्या, एग्जाम्पल फिनोक्सीबेंजामाइन, तो वो क्या करेगा, अभी अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो अल्फ़ा 1 अगर ब्लॉक किया, अल्फ़ा 1 ब्लॉक किया तो क्या करेगा, अल्फ़ा 1 तो सेम क्या करेगा, अल्फ़ा 1 अगर ब्लॉक कर दिया तो वैसोडाइलेशन कर देगा, ठीक है। वैसोडाइलेशन से तो ब्लड प्रेशर कम होगा, ओके। लेकिन वो साथ में अल्फ़ा 2 को भी ब्लॉक कर देगा, और अल्फ़ा 2 अगर ब्लॉक हुआ तो अपना जो फीडबैक मैकेनिज़्म था, फीडबैक मैकेनिज़्म जो कि नॉर एड्रेनालिन को कम कराने का काम, वो अभी नहीं होगा और उसके वजह से नॉर एड्रेनालिन बढ़ जाएगा, ठीक है। देखो वो उसने क्या किया, अल्फ़ा 1 को भी ब्लॉक कर दिया और अल्फ़ा 2 को भी ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर है फिनोक्सीबेंजामाइन। तो उस वजह से वो वैसोडाइलेशन करा के ब्लड प्रेशर तो कम करेगा, लेकिन वो नॉर एड्रेनालिन को ज़्यादा करके वो टैकीकार्डिया करा देगा, समझा। अगर आप नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर देंगे तो वो टैकीकार्डिया कराएंगे। उस ड्रग्स में टैकीकार्डिया प्रोमिनेंट रहता है, और जो अल्फ़ा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर रहता है उसमें नो टैकीकार्डिया, क्योंकि वो तो सिर्फ अल्फ़ा 1 को ब्लॉक करेगा, अल्फ़ा 2 को थोड़ी ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो इसमें टैकीकार्डिया प्रोमिनेंट रहता है और अल्फ़ा 1 में टैकीकार्डिया प्रोमिनेंट नहीं रहता। तो इस वजह से इसे हम हाइपरटेंशन में प्रोमिनेंटली यूज़ नहीं करते, किसे, नॉन सिलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर्स को। तो बस सिंपैथोलाइटिक में अगर आप इतना मैकेनिज्म भी लिख देंगे और इसी चीज़ को अच्छे से इलेबोरेट कर देंगे, देन इट विल बी सफिशिएंट, ठीक है। और अगर आपको सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक या फिर वैसोडाइलेटर का भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चाहिए, देन कमेंट डाउन बिलो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।